हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करेंगे और इसमें हमारे पास दो टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर में। एक तो दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और दूसरा दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हम आज के सेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी को स्टडी करेंगे और बेसिकली ये हमारे पास टू डिफरेंट सेक्शंस में डिस्कस किया गया है, सेक्शन नंबर 124 और सेक्शन नंबर 125। तो हम दो ही सेक्शंस आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो हमारा ये जो सेक्शन नंबर 124 है बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी की डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है। अब ये डेफिनेशन कहती क्या है और क्या क्या इसमें एसेंशियल्स हैं, जरा वो चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से सीट पर देखिएगा। यहाँ पर वो कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by contract of promisor himself or by the conduct of any other person is called the contract of indemnity। तो बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी एक प्रॉमिस करती है दूसरे व्यक्ति को कि हम आपको अगर कोई भी लॉस होता है तो उससे हम आपको सेव कर लेंगे। अब ये लॉस अगर प्रॉमिसर की वजह से हो रहा है तो भी सेव करेंगे, और अगर किसी और पर्सन के किसी कंडक्ट की वजह से ये नुकसान हो रहा है तो भी उस पर्सन को इंडेमनीफाई करेंगे, उस पर्सन को इस लॉस से सेव करेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें अगर हम किसी पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में होने वाले किसी लॉसेस से, अब ये लॉसेस प्रोमिसर के अपने कंडक्ट की वजह से हो रहे हो या किसी और व्यक्ति के कंडक्ट की वजह से हो रहे हो, किसी पर्सन के एक्शन की वजह से हो रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं दोबारा से इस बात को रिकनसाइल करके शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये कहता है कि आपको अगर किसी भी तरह का भविष्य में कोई नुकसान होता है मेरे किसी एक्शन की वजह से या किसी और पर्सन के एक्शन की वजह से, तो वहाँ पर मैं आपको इंडेमनीफाई करूँगा। आपको कोई लॉस होता है तो उसे मैं आपको कंपनसेट करूँगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शब्द है हमारे पास इंडेमनिटी, ये बेसिकली आया कहाँ से? वो कहते हैं ये शब्द आया है एक पर्टिकुलर वर्ड से जो कि एक लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड है इंडेमिनिस। इंडेमनिस। अब ये इंडेमिनिस का मतलब क्या है? वो कहते हैं इसका मतलब होता है अनइंजर्ड या फिर सफरिंग नो डैमेज और लॉस। अब क्योंकि इसका मतलब यही है कि कोई इंजरी नहीं होगी, या इसका मतलब ही ये है कि किसी पर्सन को किसी तरह का कोई लॉस या डैमेज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट भी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है कि अगर दूसरे व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान या लॉसेस होते हैं तो प्रॉमिसर कहता है उसकी भरीपूर्ति मैं करूँगा, उसको इंडेमनीफाई मैं करूँगा। ठीक है। अब ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें वो कहते हैं इंडेमनिटी इज टू इंडेमनीफाई वन पर्सन बाय बियरिंग हिज लॉसेस incurred to him by the conduct of the promiser or by any other person। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये कहता है कि अगर आपको कोई भी लॉसेस होते हैं तो उसकी भरीपूर्ति मैं करूँगा, उसे इंडेमनीफाई मैं करूँगा। अब सवाल ये उठेगा कि ये लॉसेस किसकी वजह से हो रहे हैं? तो प्रोमिसर कहता है कि अगर मान लो मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी और व्यक्ति की वजह से अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरीपूर्ति हम करेंगे, हम इसकी कंपनसेशन आपको दे देंगे। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझ लेते हैं स्क्रीन पर। ऐसा सोचिए कि हमारे पास एक पर्सन है ए, प्रॉपर्ली कर लेते हैं। हम्म, तो हमारे पास एक पर्सन है ए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। बी से कहता है कि अगर फ्यूचर में या किसी इवेंट के हैपन होने पर मेरे खुद के कंडक्ट की वजह से या किसी और पर्सन के एनी अदर पर्सन्स एक्ट और कंडक्ट,
उसके खुद के कंडक्ट की वजह से, उसके प्रोमिसर के प्रोमिसर प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से, या किसी और पर्सन के एक्ट या कंडक्ट की वजह से अगर बी को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉसेस होते हैं, तो उसे इंडेमनीफाई कौन करेगा? उसे इंडेमनीफाई करेगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, उसे इंडेमनीफाई कौन करेगा? उसको इंडेमनीफाई करेगा ए। तो ये खुद से ही कह रहा है, मैं अंडरटेक करता हूँ कि अगर आपको कोई भी नुकसान भविष्य में होता है तो उसकी भरीपूर्ति मैं आपको कर दूँ। ठीक है, सो बस इतनी सी बात है हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि किसी पर्सन का अकाउंट किसी बैंक में था, उसकी डेथ हो गई, तो जिस पर्सन की डेथ हुई उसके जो लीगल आयर हैं वो बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा जो फलाना पर्सन था उसके अकाउंट यहाँ पर थे, तो उसका हम अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, लॉकर ऑपरेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप कोर्ट से सक्सेशन लेटर ले आओ या किसी तरह का कोई अथॉरिटी लेटर लेकर आओ जिसमें आपके पास अथॉरिटी हो कि आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। वो सक्सेशन लेटर बनवा के ले कर आ जाते हैं कोर्ट से, उसे दाखिल कर देते हैं बैंक में। तब भी बैंक कहता है कि देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आप एक इंडेमनिटी लेटर या इंडेमनिटी बॉन्ड हमें भर के दे दीजिए कि अगर भविष्य में कोई भी केसेस अराइज होते हैं इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और अगर कोई मुकदमा हमारे अगेंस्ट लाया जाता है और हमें कोई लॉसेस होते हैं आपके इस अकाउंट के ऑपरेशन की वजह से, तो उसकी भरीपूर्ति आप करेंगे, आप हमको इंडेमनीफाई करेंगे। तो वो कहता है हाँ ठीक है, मैं एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे रहा हूँ। तो बैंक वाले अपने आप को सेव करने के लिए उस पर्सन से एक इंडेमनिटी बॉन्ड पहले रखवा लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो लोग हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको भविष्य में किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरीपूर्ति हम करेंगे, उसे कॉम्पनसेट हम करेंगे, उसे इंडेमनीफाई हम करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इसमें पार्टी होती कौन कौन है और ये किस तरह से काम कर रही होती है। अगर मैं पार्टी कंसर्न के बारे में बात करूं तो एक तो पार्टी होती है हमारे पास इंडेमनीफायर। अब क्योंकि कुछ शब्द हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, उससे भी आप लोग एक्वाइंट होना ज़रूरी है, आपका एक्वाइंट होना ज़रूरी है। तो पार्टीज़ का अगर मैं बात करूं तो पहला पार्टी होता है इंडेमनीफायर, दूसरी पार्टी होते हैं इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन होता है? इंडेमनीफायर बेसिकली प्रॉमिसर होता है। वो एग्री अपॉन करता है कि मैं, अगर आपको कोई भी डैमेजेस होते हैं तो उसे मैं मेकअप करूंगा, मैं आपको उसको इंडेमनीफाई कर दूंगा। और इंडेमनीफाइड कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसको एक एश्योरेंस मिल रहा है कि अगर मान लो उसे कोई नुकसान हो जाए तो उस व्यक्ति को ये जो प्रॉमिसर है ये उसको इंडेमनीफाई करेगा। तो बेसिकली इंडेमनीफाइड व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसको एक्चुअल में डैमेजेस मिल रहे होते हैं, या जो कि इंडेमनिटी होल्डर होता है। तो जो इंडेमनिटी होल्डर होता है या जिसको कॉम्पनसेशन मिल रहा होता है, जिसके लॉसेस मेकओवर हो रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेमनीफाइड। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांजेक्शन को अगर मैं देखूँ तो होता यह है कि इंडेमनीफाइड को ये एश्योरेंस देता है, ये अंडरटेक करके कि अगर मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी और व्यक्ति की वजह से आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो मैं आपको उसे इंडेमनीफाई कर दूंगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। अगर वो लैक हो रहे हों तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरा नहीं होता। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो कहते हैं सबसे पहली बात तो भैया ये कि दो पार्टी इसमें होनी चाहिए, एक इंडेमनीफायर होना चाहिए और दूसरा इंडेमनीफाइड होना चाहिए, जिसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ पिछले वाली पेज पर। दूसरा वो कहते हैं इसमें लॉस या डैमेज के बारे में बात होनी चाहिए। तो ये जो इंडेमनिटी होल्डर होता है इसको बेसिकली जो इंडेमनीफायर होता है वो अंडरटेक करके कहता है कि अगर आपको कोई लॉसेज होते हैं तो उसे मैं अंडरटेक करता हूँ कि मैं पे करूँगा। तो वही रेफरेंस यहाँ पर भी दिया है, द इंडेमनिटी इज एनफोर्सेबल ओनली इफ द लॉस और द डैमेज अकर्स। मतलब यहाँ पर इंडेमनिटी देने की जिम्मेदारी सिर्फ तभी लागू होगी या तभी वो एनफोर्स होगा जब किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होगा। अगर कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, कोई लॉसेस ही नहीं हो रहे, तो फिर ये जो इंडेमनीफायर होता है इसकी इंडेमनीफाइड यानी जो इंडेमनिटी होल्डर होता है उसको कोई पैसा या लॉसेस देने की जरूरत नहीं होती है। द इंडेमनीफायर इज लायबल ओनली फॉर लॉसेस कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस वो लॉसेस के लिए लायबल है, इससे ज़्यादा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसके अलावा तीसरा जो असेंशियल्स है वो ये है कि इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो कंसिडरेशन होता है ना, वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए।
तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन विच कैन बी मॉनिटरी और एनी अदर बेनिफिट्स, यानी कि अगर इसमें जो कंसिडरेशन देने के बारे में बात की गई है, या तो वो पैसे के रूप में हो, मॉनिटरी के रूप, या किसी और तरह का बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, किसी तरह की काइंड हो सकती हैं, किसी तरह की सर्विसेज होती हैं, वो भी इंक्लूड हो सकती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसे के रूप में ही इंडेमनीफाई कोई व्यक्ति हो रहा हो सकता है कंसिडरेशन के रूप में कोई काइंड हो, कोई आर्टिकल दिए जा रहे हो, कोई बेनिफिट्स दिए जा रहे हो, कोई सर्विसेज दिए जा रहे हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो 3 कंडीशंस तो ये हुई जो होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और भी है क्या? बिल्कुल। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। ये ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल हो। सो द पर्पस ऑफ इंडेमिनिटी मस्ट बी लीगल एंड शुड नॉट वॉलेट द एग्जिस्टिंग लॉ। बिल्कुल सही बात है। इंडेमिनिटी का जो पर्पस है ना, वो हमेशा लीगल होना चाहिए, और वो किसी भी तरह से हमारे जो मौजूदा कानून है, हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको किसी भी तरह से वॉलेट ना करता हो, ये ज़रूरी है। और हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है ये एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी कि अगर एक्सप्रेस होगा तो किसी ना रिटन फॉर्म में होगा, या कोई आदमी बोल कर करेगा, लिख कर करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बोल कर भी नहीं होता, लिख कर भी नहीं होता, लेकिन ये किसी कंडक्ट से जो है वो इम्प्लाई विद किया जाता है। तो वो कहते हैं इम्प्लाई वो तब होगा जब किसी पर्सन के कंडक्ट पर बेस्ड होगा, या किसी भी तरह की परिस्थितियों से अराइज हो रहा होगा। ठीक है, यानी किसी के आचरण से ये पता चल रहा है कि ये आदमी इंडेमनीफाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ असेंशियल। सिक्स्थ असेंशियल में वो कहते हैं स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन। द इंडेमनिटी एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली डिफाइन द इवेंट। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ऐसे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन को हमें डिफाइन करना ज़रूरी होता है। जो जो हमारे एग्रीमेंट होता है ना इंडेमनिटी का, इसमें क्लियरली हमें मेंशन करना रहता है, डिफाइन करना रहता है कि इवेंट्स इवेंट्स क्या होंगी, कब इंडेमनीफाई किया जाएगा, किस एक्शन पे इंडेमनीफाई किया जाएगा, डैमेजेस क्या होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें इंडेमनिटी के रूप में अगर दी जा रही हैं तो कौन से इवेंट पर दी जाएगा, किस एक्शन पे दी जाएगा और कितना डैमेजेस दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेवेंथ सेवेंथ में वो कहते हैं कंप्लायंस विद जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ। देखो ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एसेंशियल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। जैसे कि जो पार्टीज कंसर्न है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, और जो कंसेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो किसी भी तरह से किसी तरह के बाइसनेस, किसी फ्रॉड, किसी तरह का अंड्यू इन्फ्लुएंस, किसी तरह के कोएजन से इन्फ्लिक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जो असेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी असेंशियल्स यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ एब्सेंट हो जाती है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहता है। एक और हमारे पास असेंशियल दिया उन्होंने, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। दोनों पार्टीज यहाँ पर गुड फेथ में एक्ट अपॉन कर रही हो, वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स जो उनको जानकारी में हो वो सारे डिस्क्लोज कर रही हो, जो कि उस इंडेमनिटी के ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं, कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो गुड फेथ में वो सारी बातें डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, वो सब बताना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग असेंशियल्स के बारे में तो समझ गए कि हमारे पास जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सवाल है उसमें क्या क्या हमारे पास वेरियस असेंशियल्स होते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब उसके वेरियस काइंड्स के बारे में समझ लेते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को देखें तो वो कितनी तरह के हो सकते हैं, उनकी ट्रांजेक्शन किस तरह की होती है और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि सिंपली ये कह देना कि एक पर्सन दूसरे को इंडेमनीफाई कर देगा, लेकिन उसमें कुछ वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकते हैं। अब ये वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से काम करते हैं जरा ये समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एग्जांपल है वेरियस टाइप्स के बारे में वो है एक्सप्रेस इंडेमिनिटी। मतलब यहाँ पर एक्सप्रेसली आप मेंशन करते हो कि हम अंडरटेक कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ मेंशन की हुई इंडेमनीफाई करने वाला। तो दिस टाइप ऑफ इंडेमिनिटी is expressly mentioned in the contract either verbally
और इन राइटिंग। मतलब इस तरह की जो इंडेमनिटी होती है ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रत्यक्ष रूप से लिखी होती है या बोल के बताई गई होती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर इंश्योरर जो होता है वो पॉलिसी होल्डर को इंडेमनीफाई करता है उन सभी फाइनेंशियल लॉसेस के जिसके लिए वो व्यक्ति रिस्क पर इन्वॉल्व होता है। तो इसके बारे में वो लिखते हैं पॉलिसी में कि आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या फायर का है या एक्सीडेंट का है या लाइफ का है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलरली ये बात लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं होता, स्पेशली लिखा रहता है, एक्सप्रेसली मेंशन करा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर तरह का एक प्रकार हो गया, एक तरह का काइंड। दूसरा हमारे पास जो है वो है इम्प्लाइड इंडेमनिटी। अब ये इम्प्लाइड इंडेमनिटी क्या है? मैंने आपसे कहा पहले वाले में तो हम स्पेशली लिखते हैं या बोल के करते हैं। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं? दिस टाइप ऑफ इंडेमनिटी अराइजेज फ्रॉम द कंडक्ट और सर्कमस्टांस ऑफ द पार्टीज। अब ये जो उत्पन्न होती हैं ये उस पर्सन के किसी कंडक्ट से हो सकती हैं, किसी के सर्कमस्टांस से हो सकती हैं। आगे कहते हैं इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है पर्टिकुलरली आपने कॉन्ट्रैक्ट में उसके रिलेशन में कोई भी क्लॉज ना लिखा हो, कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ना लिखी हो आपने, लेकिन फिर भी हम किसी पर्सन के कंडक्ट से उसके सरकमस्टांसेस से यहाँ पर आंकलन लगा लेते हैं, हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हाँ यार यहाँ पर ये पर्सन इंडेमनीफाई करने के लिए शो कर रहा है, इसका कंडक्ट बता रहा है कि आदमी इंडेमनीफाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है ना, यहाँ पे दो लोग हैं हमारे, प्रिंसिपल और एजेंट। इनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है, इसमें जो प्रिंसिपल होता है ना, ये वो सारे एक्शंस जो भी एजेंट कर रहा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर वही बोला है कि एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है जहाँ पर प्रिंसिपल बाउंड होता है एजेंट को इंडेमनीफाई करने के लिए। किस बात के लिए इंडेमनीफाई करने के लिए? उन सभी लॉसेस को इंडेमनीफाई करने के लिए जो भी वो एक्शन ले रहा हो, जो भी वो एक्ट कर रहा हो, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में देखें तो वो एक एजेंसी बनाते हैं। एजेंसी में होता ही बेसिकली ये है कि जो एजेंट होता है ना वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट अपॉन कर रहा होता है। अब ऐसा एक्ट अपॉन करने पर या कोई भी काम को करने पर जो कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कर रहा है, अगर किसी तरह का नुकसान उस एजेंट को झेलना पड़ता है या उसको कोई नुकसान होता है, अब एजेंट का वो पर्सनल काम तो था नहीं, जो लॉसेस है वो खुद से बेयर करे। अरे वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है ना, उसकी कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो एजेंट को उस समय पर जो नुकसान हुआ वो इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि वो नुकसान प्रिंसिपल का नुकसान है। तो प्रिंसिपल को ही वो पैसा फिर इंडेमनीफाई उस एजेंट को करना रहता है। तो यहाँ पर अगर हमने मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं भी लिखी गई कि हमने आपको एम्प्लॉय किया है और आप जाकर डील करेंगे लोगों के साथ और आप हमें रिपोर्ट करोगे और इस तरह से ये सामान को आप बेचोगे और पैसा लेकर आओगे। तो अगर मान लो एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है उस सिचुएशन में तो फिर प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में कोई क्लॉज ना भी लिखा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारे पास टाइप है या कैटेगरी है वो है ब्रॉड फॉर्म इंडेमनिटी। अब ये ब्रॉड फॉर्म इंडेमनिटी क्या होती है? ब्रॉड फॉर्म इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसमें वो कहते हैं कि जितने भी लॉसेस हैं वो सारे के सारे हम बियर अपॉन करेंगे। मतलब यहाँ पर ब्रॉड का मतलब है कि सभी तरह के लॉसेस को बियर अपॉन करने के बारे में वो पर्सन अटेक कर रहा होता है। तो इंडेमनीफायर बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो सारे लॉसेस को बियर अपॉन करने के लिए। वो कहते हैं इसमें देखिए, इसमें जो अब मैं बोलने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग दोज कॉस्ट बाय द इंडेमनीफाइड पार्टीज नेग्लिजेंस। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी कि अगर कोई भी लॉसेस इंडेमनीफायर के वजह से होती हैं, उसके कंडक्ट की वजह से होती हैं या किसी और व्यक्ति की वजह से होते हैं, तो वहाँ पर इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को पे करता है या कंपनसेट करता है या इंडेमनीफाई। लेकिन यहाँ पर तो जो इंडेमनीफाइड पार्टी है, अगर मान लो वो ही नेग्लिजेंस कर दे जिसको हम इंडेमनीफाई कर रहे हैं, अगर वो ही कोई नेग्लिजेंस कर दे तो भी क्या इंडेमनीफायर को यानी प्रोमिसर को इंडेमनीफाई करने की जरूरत होती है? वो कहते हैं हाँ, ये जो ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी होती है इसमें ऐसा करना होता है। आप कहेंगे वो एग्जाम्पल वगैरह, वो कहते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल है ना हमारे पास। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेयर द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू इंडेमनीफाई द एम्प्लॉयर फ्रॉम एनी डैमेजेस। कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि देखो साहब, हम इसमें डैमेजेस को पे करेंगे अगर कोई भी होता है, इवन इफ इट इज कॉज्ड बाय द एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस। वो कहते हैं इवन अगर एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से भी क्यों ना हो रहा हो, तब भी हम उसे इंडेमनीफाई करेंगे। तो वैसे तो इस तरह के केसेस रेयर होते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसको इस कैटेगरी में डाला गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है हमारे पास लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब ये अनलिमिटेड लॉसेस नहीं है, ये लिमिटेड है। द इंडेमनीफायर इज लायबल ओनली फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय देयर ओन एक्शन एंड नॉट फॉर एनी लॉसेस कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ऑफ इंडेमनीफाइड पार्टी। यहाँ पर अगर कोई भी लॉसेस इंडेमनीफायर ने की वजह से हो रहे हैं, वो कहता है उसको तो मैं पे करूंगा, उसको तो मैं इंडेमनीफाई करूंगा। लेकिन इंडेमनीफाइड पार्टी यानी इंडेमनिटी होल्डर के वजह से अगर कोई नुकसान होता है, तो यहाँ पर इंडेमनीफायर उसे इंडेमनीफाई नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है, मान लो एक वेंडर है, यानी कि वेंडर का मतलब हुआ एक सप्लायर। तो एक वेंडर है हमारे पास, इंडेमनीफाइंग अ बायर, बायर जो कि खरीदार है, परचेजर है, ओनली फॉर द डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड। वो कहता है ठीक हो भाई साहब, मैं सप्लायर हूँ, मैं तुम्हें माल भेजूंगा, अगर मेरे माल में कुछ गलती निकले, खराब निकले, डिफेक्टिव निकले, तो आप मुझे वापस लौटा दो, या उसका जो खर्चा होगा मैं वहन करूंगा। तो यहाँ पर जो परचेजर है उसके कंडक्ट को कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान होता है, उसे भरी पूर्ति करने के बारे में बात नहीं है। यहाँ पर भरी पूर्ति के बारे में बात है कि सप्लायर का अगर माल डिफेक्टिव निकला, यानी मेरे एक्शन के ऊपर कुछ गड़बड़ हुआ, तो मैं उसे इंडेमनीफाई करूंगा, किसी और के एक्शन को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। ये बोल रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी। अब ये कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है? द इंडेमनिटी इज शेयर्ड बिटवीन बोथ पार्टीज। यहाँ पर जो नुकसान है वो दोनों पार्टीज के बीच में बराबर बराबर होता है, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ डिफॉल्ट। वो कहते हैं जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा गलती होगी, उतना ज़्यादा नुकसान को वहन करने की जिम्मेदारी फिर उसी व्यक्ति की होगी। दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है एक व्यक्ति गलती कर रहा हो, वो कहता है साहब जो व्यक्ति गलती करेगा वो वहन करेगा। कहते हैं मान लो गलती तुम्हारी भी हुई, कहता है ठीक है, मेरी जितनी गलती होगी, जितने एक्सटेंड तक मेरी होगी उतना मैं वहन करूंगा, जितनी तुम्हारी होगी उतनी तुम वहन करोगे। तो इस तरह की अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है, उसे बोलते हैं कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी। ये किस तरह की इंडेमनिटी होती है, कोई एग्जाम्पल है? वो कहते हैं इसका भी एग्जाम्पल है, अ जॉइंट वेंचर। आपस में एक पार्टनरशिप कर लिया या एक जॉइंट वेंचर कर लिया, ऐसे बोल लीजिए, अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट वेयर लॉसेस आर शेयर्ड proportionately among the partners based on their contribution in the project। यार एक बात बताओ आप, ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है, इसमें लोग अपना एक पर्टिकुलर शेयर लगाते हैं। मान लो मेरी कैपेसिटी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने की 30% स्टेक की है, कैपिटल की, तो मैं 30% तक के नुकसान को वहन करूंगा। दूसरे पर्सन ने कंट्रीब्यूशन 70% का कर रखा है, तो फिर वो 70% का वहन करेगा। हालांकि वैसे तो अगर हम थर्ड पार्टी के रिलेशन में देखें, तो थर्ड पार्टी को पे करने के लिए तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन हम लाइबिलिटी के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे। हम तो यहाँ दोनों लोगों के बीच में आपस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी लॉसेस आपस में होते हैं उस पार्टनरशिप की वजह से, तो आपस में ये लोग कैसे उसे इंडेमनीफाई करेंगे? तो वो कहते हैं ये तो उनके कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में कितना है, उसमें उनका कितना शेयर है, पर उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो दिस इज द फिफ्थ काइंड। आगे है हमारे पास सिक्स्थ काइंड, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी के बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी, अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी क्या होती है? यहाँ पर वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी, दिस इंडेमनिटी अराइज एज अ क्लॉज विद इन अ लार्जर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारे पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक क्लॉज डाला हुआ होता है, स्पेसिफाइंग द टर्म्स अंडर विच द इंडेमनिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड। उसी में टर्म्स कंडीशन में लिख दिया जाता है कि हम इन कंडीशंस पर इंडेमनिफिकेशन करेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लॉज डाल दिया जाता है,
और उसमें बता दिया जाता है कि इन कंडीशंस पर ये इंडेमनिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए एग्जांपल है, मान लीजिए एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया वेयर द एम्प्लॉयर्स इंडेमनिफाइज एम्प्लॉयज। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉयज को इंडेमनिफाई करता है फॉर द एक्शंस टेकन इन गुड फेथ विद इन देयर जॉब स्कोप। अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ ने गुड फेथ में काम किया है तो फिर एम्प्लॉयर कहता है ठीक है भैया, हम तुम्हें इसके बारे में इंडेमनीफाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है तुमने सद्भाव में वो एक्ट किया गया हो, तुमने मैलिफाइडली एक्ट अपॉन ना किया हो। इसके अलावा हमारे पास एक और काइंड है जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी। अब ये स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी क्या होती है? इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इम्पोजेस बाय लॉ और द गवर्नमेंट रेगुलेशंस रादर देन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो, आमतौर पर तो दो लोग आपस में एग्री अपॉन करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को बोलता है कि मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा कोई लॉसेस के लिए। लेकिन ये जो स्टेटरी टाइप का जो इंडेमनिटी होती है ना, इसमें कोई आपस में एग्री अपॉन नहीं करता, ये कंट्रोल होता है सर्टेन लॉ से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कहते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो पेमेंट दे रहा है दूसरे के बिहाफ पर और उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी उस पेमेंट को करने की, है ना, तो वहां पर वो जो पैसा उसने दूसरे के बिहाफ पर दिया है वो सामने वाले व्यक्ति से इंडेमनीफाई करवा सकता है, यानी उसकी परिपूर्ति दूसरे व्यक्ति को करनी पड़ेगी। मान लो आपकी जिम्मेदारी थी कोई रेवेन्यू को पे करने की सरकार की, और मैंने आपसे कोई ज़मीन लीज पर ले रखी है। अब मुझे लगता है कि अगर आपने वो रेवेन्यू नहीं चुकाया तो सरकार आपकी इस ज़मीन को बेच देगी, तो मेरी लीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका पेमेंट यानी रेवेन्यू सरकार को दे दिया। तो अब मैंने तुम्हारा पेमेंट कराया ना, तो तुम मुझे फिर इंडेमनीफाई करोगे इसके लिए। जो पैसा मैंने सरकार को चुकाया था अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम वो मुझे दोगे। अब हालांकि चाहे तुम्हारे मेरे बीच में कोई इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो जहां पर किसी पर्सन का उस पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है और सामने वाले व्यक्ति को लीगल ऑब्लिगेशन होती है उस पेमेंट को करने की, तो जो व्यक्ति उसके बिहार पर पेमेंट कर रहा होता है वो सामने वाले व्यक्ति से इंडेमनीफाई हो सकता है। ये बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी के फॉर्म में। अब इसका इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला एग्जाम्पल नहीं दिया उन्होंने, सिंपल सा दिया। वो कहते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी against consequences of any proceedings which C may take against B in respect of certain sum of rupees 200। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसे स्क्रीन पर समझ लेते हैं। ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कहा कि अगर सी अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ लेकर अगर आता है और उसकी वजह से किसी भी तरह के लॉसेस तुमको होते हैं तो उसकी भरीपूर्ति, उसका इंडेमनिफिकेशन मैं करूँगा, उसे इंडेमनीफाई मैं करूँगा। तो बस इतनी सी ही बात है। उन्होंने अगर 200 रुपये मान लो कहीं मामला है और उसको लेकर कोई मुकदमा सी बी के खिलाफ लेकर आता है तो ठीक है, ये उसे इंडेमनीफाई कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन नंबर 124 तो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने उसके एसेंशियल्स को समझा था, रिटेन मैक्सिम से कहाँ से डराइव हुआ वो भी देखा, फिर वेरियस काइंड्स भी देखे। इसलिए वो सेक्शन थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन सेक्शन एक्चुअल में छोटा ही था। एक सेक्शन था और छोटा सा इसका इलस्ट्रेशन था जो हमने देख लिया। बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे बेरेक्ट में मेंशन नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट की है। तो चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 125 पर। सेक्शन नंबर 125 बेसिकली राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड के बारे में बात करता है। यानी कि ये जो इंडेमनिटी होल्डर है, अगर मुकदमा आ जाए इसके ऊपर तो फिर इसके क्या अधिकार है। अगर इंडेमनिटी होल्डर को स्यू करा जाता है, इस पर कोई मुकदमा लाया जाता है, तो क्या इसके कोई अधिकार हैं किसी तरह के, उसके बारे में कहते हैं। द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रोमिसी का मतलब इंडेमनिटी होल्डर, द प्रोमिसी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। प्रोमिसर से वो क्या रिकवर कर सकता है? वो कहते हैं ये सब जो नीचे बताए गए हैं ये सब वो रिकवर कर सकता है। नंबर 1, ऑल डैमेजेस which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise
टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। तो वो सारे डैमेजेस अगर इस इंडेमनिटी होल्डर को पे करने पड़ते हैं, अगर उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा लाया जाता है जिसके रिलेशन में प्रॉमिस किया गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को प्रॉमिस किया था कि अगर कोई मुकदमा तुम्हारे खिलाफ आए और तुम्हें कोई डैमेजेस पे करने पड़े, तुम कंपेल हो जाओ उस मुकदमे के तहत, तो उन सब की इंडेमनिफिकेशन मैं करूँगा। तो बस यहाँ पर इतनी सी बात बोली है कि वो सारे डैमेजेस, इसको ज़रा रेड पेन से भी मैं मार्क कर देता हूँ, वो सभी डैमेजेस जिसको उसे कंपेल किया जा सकता है पे करने के लिए किसी भी सूट में, ठीक है, टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज, मतलब जिस प्रॉमिस में प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को इंडेमनीफाई करने के लिए बोला है और उससे संबंधित कोई मुकदमा प्रॉमिसी के खिलाफ आ जाता है, तो प्रॉमिसर उसे उन सारे खर्चों को पे करेगा, सारे डैमेज को पे करेगा जो उस प्रॉमिसी को पे करने पड़ गए थे उस मुकदमे। चलिए आगे आते हैं। दूसरा है हमारे पास ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे। यहाँ पर वो सारी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उसे कंपेल किया जा रहा था वो सब पे करने के लिए, इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट ही डिड नॉट कॉन्ट्रोवेंट द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर। अगर मान लो उसने प्रोमिसर के किसी भी ऑर्डर को कॉन्ट्रोवेंट नहीं किया और उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा आता है प्रोमिसी के अगेंस्ट और वो उसे डिफेंड करता है या वो मुकदमा लेकर आता है, तो जितना भी पैसा या कॉस्ट उसको पे करनी पड़ती है तो वो सब इंडेमनीफाई प्रोमिसर करेगा। एंड एक्टेड एज सच और एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इफ द प्रोमिसर ऑथराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। या तो मान लो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑथराइज कर रखा हो कि तुम टेंशन मत लो, तुम मुकदमा लड़ो, अगर उस मुकदमे में कोई भी खर्चा तुम्हारे ऊपर लगेगा, कॉस्ट वगैरह लगेगी, तो उसे भैया तुम टेंशन क्यों करते हो, हम बियर करेंगे, उसे हम पे करेंगे, तुम उस मुकदमे को लड़ो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रोमिसी है उसने उसके दिशा निर्देशों का कहीं उल्लंघन नहीं किया, उसने कहीं पर भी उसके दिशा निर्देशों को कहीं पर उल्लंघन नहीं किया और जैसा उसने बोला था प्रोमिसर ने उसने ऐसे ही किया और उस मुकदमे को लेकर आया किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसे डिफेंड किया। तो वहां पर उस मुकदमे को झेलने की वजह से प्रोमिसी को अगर कोई कॉस्ट वहन करना पड़ता है तो फिर प्रोमिसर उसका पेमेंट उसको कर देगा, यानी उसे इंडेमनीफाई। सिंपल सी बात है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड तरीका जो इंडेमनिफिकेशन के थ्रू दिया जाएगा, वो कहते हैं वो सारा पैसा, वो ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज। मान लो कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी सूट में और प्रोमिसी को पैसा देना पड़ गया। इफ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर ने जैसा बोला था प्रोमिसी ने उसी के अनुसार सामने वाली पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उस कॉम्प्रोमाइज के तहत कोई पैसा किसी और पार्टी को देना पड़ गया होगा, एंड वॉज वन which it would have been prudent for the promisee to make in absence of any contract to the indemnity। मतलब उनके बीच में चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं भी हुई, लेकिन फिर भी जो प्रोमिसी को जितना कॉम्प्रोमाइज में उसे लगता था कि इतना मैं कर सकता हूँ उतना वो पेमेंट दे चुका उसको, तो उतना वो लेने के लिए प्रोमिसर से हकदार होगा। और इफ़ द प्रोमिसर ऑथराइज हिम टू कॉम्प्रोमाइज इन द सूट, और या फिर मान लो या तो वो प्रूडेंटली एक्ट अपॉन कर रहा था और कॉम्प्रोमाइज के तहत उसने पैसा दे दिया, या फिर प्रोमिसर ने उसे कहा कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो और इतना पैसा किसी थर्ड पार्टी को दे दो, जितना पैसा कॉम्प्रोमाइज के तहत तुम दोगे वो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई कर दूंगा। तो बस वो सारा सम फिर वो प्रोमिसी को देगा जितना वो कॉम्प्रोमाइज के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहा था। आगे तो इसके साथ हमारे ये सारे वेरियस प्रोविजंस इन रिलेशन टू इंडेमनिटी सब लोग खत्म हो गए। बाकी अगले वाले सेशन में हम लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मीन टाइम इस सेशन वहीं पर रोक लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मुलाकात जल्दी करेंगे। मीन टाइम आप मुझे दीजिएगा। सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।